मेरा नाम प्रीति है। कभी कभी समय इंसान को इस तरह से बेवकूफ़ बना देता है कि वो ये भी नहीं सोच पाता कि जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, हमारे बेवकूफ़ बनने की असल वजह वही है। मेरी शादी को 1 साल होने वाला था। मैं उनके साथ बहुत खुश थी। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मगर मेरे पति की एक बहुत ही अजीब सी हरकत थी। वो हरकत ये थी कि उन्हें अंधेरे में रहना बहुत पसंद था। कमरे में आते ही वो अंधेरा कर दिया करते थे और उसके बाद सुबह मेरे सोकर उठने के बाद ही कमरे की लाइट ऑन हुआ करती थी। एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपने पति की सच्चाई का पता लगाऊंगी कि आखिर लाइट बंद होने के बाद वो क्या करते हैं। इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया और उस पर फोकस करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि जिस घर में मैं आ चुकी थी और जिस इंसान के साथ मैं रह रही थी वो मेरे साथ एक हद में रहता था। कहते हैं ना कि दुनिया नहीं देखी, तो मेरा भी यही हाल था। मैं एक ऐसे परिवार से थी जहां सारे फैसले बड़े ही किया करते थे। बच्चों को तो अपनी मर्जी के मुताबिक खुलकर सांस लेने की भी परमिशन नहीं थी। सुबह सवेरे घर के कामों में लग जाना, दोपहर में खाने पीने का इंतज़ाम और शाम होते ही घर के सब लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करना। मैं 4 बहनों में दूसरे नंबर पर थी। हमारे यहाँ बेटियाँ पैदा होने का मतलब बस एक ही होता था कि एक न एक दिन उन्हें विदा करना है। पापा यही कर रहे थे। मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। उसकी ज़िंदगी कैसी थी यह हम में से कोई नहीं जानता था। ना कभी उसने हमें कुछ बताया था, ना हम में से किसी ने जानने की कोशिश की थी। बस इतना पता था कि वो अपने घर में चली गई है, जैसे सालों से हर बेटी के साथ होता आया है। अब मेरी बारी थी। मेरी माँ ने एक दिन मेरे पास आकर बैठते हुए कहा कि बेटी, तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है। लड़का अच्छा है, उसका घर अच्छा है, घर में ज़्यादा मेंबर नहीं है। तुम्हारी शादी होने में अभी 6 महीने का समय है। मुझे अपनी शादी के बारे में सुनकर कोई खुशी नहीं हुई थी। मेरी बड़ी बहन भी मेरी शादी पर आई थी। हाँ, मुझे इतनी इजाज़त ज़रूर मिल गई थी कि मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी शादी की शॉपिंग कर सकती हूँ, क्योंकि इस चीज़ की इजाज़त मुझे मेरी बड़ी बहन ने दिलवाई थी। मेरी दोनों बहनें बाज़ार जा रही थी तो मुझे उनके साथ भेज दिया गया था। मैं जब बाज़ार गई तो वहाँ पर मैंने अपनी शादी की डटकर शॉपिंग की थी, क्योंकि अपनी पूरी ज़िंदगी में मुझे पहली बार इस तरह की इजाज़त दी गई थी। मैं बहुत खुश थी और अब मुझे धीरे धीरे अपनी शादी में भी इंटरेस्ट आने लगा था, क्योंकि मेरे दहेज का सारा सामान, मेरे पहनने के सारे कपड़े और सब कुछ मेरी पसंद और मेरी मर्ज़ी का ख़रीदा जा रहा था। एक दिन मैं बाज़ार में थी जब हम लोग सैंडल ख़रीदने के लिए एक बड़ी सी दुकान में चलने वाले थे। अचानक मेरी एक आदमी से टक्कर हुई। ये काफ़ी उम्रदार आदमी था। मेरे हाथ में पॉपकॉर्न थी और मैं पॉपकॉर्न खाते हुए दुकान के अंदर एंटर कर रही थी। टक्कर होने की वजह से मेरे हाथ से सारी पॉपकॉर्न गिर गई थी। मुझे उस आदमी पर बड़ा ही गुस्सा आया। मैंने एक नज़र घूर कर उसकी तरफ देखा तो नोटिस किया कि वो मुझे मुस्कुराते हुए बड़ी गौर से देख रहा था, ऐसे जैसे उसकी नज़र मेरे चेहरे से हटी नहीं रही हो। मैं अभी उससे कुछ कहने ही वाली थी, इतनी ही देर में मेरी बहन आकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गई और वो आदमी अपनी जगह पर खड़ा हुआ मुझे बिना पलक झपकाए देखता रह गया। पता नहीं वो वहाँ से कब गया था, लेकिन मैं तो सैंडल खरीदने में बिजी हो गई थी। अब मेरी शादी में पूरा 1 हफ्ता रह गया था। शादी की लगभग सारी तैयारियां हो गई थी। जिस फैमिली के लड़के के साथ मेरी शादी होने जा रही थी वो भी हमारी ही तरह मिडिल क्लास फैमिली का था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। जिस लड़के के साथ मेरी शादी होने वाली थी, शादी से 2 दिन पहले उसके घर वालों का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि ये शादी नहीं हो सकती। ये बात सुनकर तो मेरे घर वाले भड़क उठे थे और परेशान हो गए थे कि लगभग शादी की सारी तैयारी हो चुकी है, बीच में सिर्फ 2 दिन ही रह गए हैं और अब ये लोग आखिर शादी से क्यों इनकार कर रहे हैं। मेरे माता पिता वहाँ गए और उन लोगों से जाकर बात की तो उन्होंने यही कहा कि हमें आपकी बेटी पसंद नहीं है, हम ये शादी नहीं करना चाहते। मेरे घर वाले हैरान रह गए थे कि अब क्या हो गया, उनकी तो बहुत बेइज्जती होगी और उससे भी ज़्यादा बेइज्जती उनकी बेटी की होगी। मेरे पिता ने तो ये भी कहा था कि अगर आपको हमारी बेटी पसंद नहीं थी तो ये बात हमें पहले बता देनी चाहिए थी। बच्चों का रिश्ता तो 6 महीने पहले से तय है और शादी की तारीख भी। ये बात आपको शादी से 2 दिन पहले याद आई है, मगर उसके घर वाले लगातार इस रिश्ते से इनकार किए जा रहे थे। वो लोग चाहते थे कि ये शादी ना हो। एक बार उनके मुंह से शादी के लिए ना निकल गई थी तो वो लोग लगातार ना ही कर रहे थे। पता नहीं उन लोगों के साथ ऐसा भी क्या हुआ था।
मेरी समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि मेरी बहनें मुझसे कह रही थी कि तेरी किस्मत खराब निकली प्रीति, ये तेरे साथ क्या हो गया। जिस घर में पिछले 3 महीनों से शादी की तैयारी चल रही थी, खुशियों का माहौल छाया हुआ था, अब ये खबर सुनने के बाद घर के सभी लोगों के चेहरे के रंग उड़ गए थे और पूरे घर की रौनक ही खत्म हो गई थी। मैं भी अपनी किस्मत को कोस रही थी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुझ में तो ऐसी कोई भी कमी नहीं है जो लड़के वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। हालांकि लड़के का खुद भी कहना था कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। जब मेरा रिश्ता तय हुआ था तो मेरा होने वाला पति मुझसे बात करने की काफ़ी कोशिश करता था, मगर मैं शर्मीली टाइप की लड़की थी, इसलिए मैंने कभी उससे बात करने की कोशिश ही नहीं की। मेरे घर वाले बहुत परेशान और शर्मिंदा थे। मेरी माँ तो कहती थी कि हमें लड़के वालों के खिलाफ केस दर्ज कर देना चाहिए, लेकिन मेरे पापा ने मना कर दिया, क्योंकि मेरे पापा एक शरीफ इंसान थे। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। प्रीति के भाग्य में जहाँ शादी करना लिखा होगा उसकी शादी वहीं होगी। शायद उसके भाग्य में इस लड़के के साथ शादी करना नहीं लिखा। अगर मेरे भाग्य में उसके साथ शादी करना नहीं लिखा है तो फिर मेरे भाग्य में क्या लिखा था? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा था? जब लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा? मेरी बेइज्जती कितनी होगी? बस मैं और मेरे घर वाले इस बात से परेशान थे, क्योंकि अभी मेरे रिश्ते को ख़त्म हुए सिर्फ 24 घंटे ही गुजरे थे, लेकिन रात के समय खबर ने हमारे पूरे घर के माहौल को बदल कर रख दिया था। मेरे पिता के पास मेरे लिए एक रिश्ता आया था। कोई अमीर आदमी था जो अपने छोटे भाई का रिश्ता मेरे लिए लेकर आया था, और ये रिश्ता बहुत ही अमीर घर से आया था। मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट था। शायद मेरा नसीब इस इंसान के साथ जुड़ा हुआ था जिसके लिए मेरा अब रिश्ता आया था, क्योंकि मेरे घर वालों ने फौरन ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। ये रिश्ता पहले वाले रिश्ते से डबल अच्छा था। लड़का कम उम्र का, खूबसूरत होने के साथ साथ अमीर था और बड़ी कंपनी का मालिक था। घर में उसका सिर्फ बड़ा भाई था, माता पिता भी नहीं थे, सिर्फ एक बहन थी। उसकी शादी हो गई थी और वो कभी कभी अपने मायके आया करती थी। मेरा रिश्ता लेकर लड़के का बड़ा भाई आया था। मेरे घर वालों ने बिना कुछ सोचे समझे इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, और शादी 2 दिन के बाद ही तय हुई थी। जिस डेट पर मेरी पहले शादी होने वाली थी उसी डेट पर अब होने जा रही थी। मुझे जब ये खुशखबरी सुनाई गई तो मैं हैरान रह गई थी कि क्या इस तरह भी ऊपर वाला चमत्कार दिखा देता है। अब मेरे घर वालों की बेइज्जती होने से तो बच गई थी। मैं भी खुश थी कि चलो मेरी और मेरे घर वालों की इज्जत बच गई है, वरना ये दुनिया न जाने मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करती। फाइनली मेरी शादी का दिन आ गया था। मुझे मेरी बहन ने लड़के की फोटो दिखा दी थी। लड़का अच्छा था। जिस लड़के से मेरी पहले शादी होने जा रही थी ये उससे भी बहुत अच्छा था, और अब फाइनली मेरी शादी का दिन भी आ गया था। मुझे दुल्हन बनाकर बैठा दिया गया था और सारे मेहमान भी मैरिज हॉल में पहुंच गए थे। जब मैं मंडप में बैठी हुई थी तो मैंने देखा कि मेरा पति सहरा बांधकर पहले ही वहां पर मौजूद था। उसका कद-काठ बिल्कुल कम उम्र के लड़कों के जैसा था। सब लोग कह रहे थे कि वो मुझे बहुत खुश रखेगा और उसकी जोड़ी मेरे साथ बहुत अच्छी लग रही है। क्योंकि मेरी शादी भी कोई ज़्यादा उम्र में नहीं हो रही थी, मैं सिर्फ 20 साल की ही तो थी और बस 12वीं तक ही पढ़ाई कर पाई थी, क्योंकि इससे ज़्यादा पढ़ने की इजाज़त मेरे घर वालों ने मुझे नहीं दी थी। फेरे होने की रस्म शुरू होने वाली थी जब अचानक मैरिज हॉल की लाइट चली गई और पूरे मैरिज हॉल में एक अजीब सा अंधेरा छा गया। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ली थी, लेकिन फिर भी मोबाइल की रोशनी में वो मज़ा नहीं आ रहा था जो लाइट की रोशनी में आता है। कुछ सेकंड्स के लिए अंधेरा हुआ तो एक अजीब सा शोर मचा। उसके बाद पता चला कि लाइट में कुछ दिक्कत हो गई है। मेरे होने वाले पति विशाल ने कहा कि पंडित जी, हमारी शादी का मुहूर्त निकल जाएगा और मैं शुभ मुहूर्त में ही शादी करना चाहता हूँ, इसलिए आप अपना जारी रखिए। अंधेरे में ही मोबाइल की धीमी रोशनी में मेरे पति के साथ शादी की सारी रस्मों को अंजाम दिया गया। हम दोनों ने एक साथ फेरे लिए। फिर मेरे पति ने मेरी मांग में सिंदूर भरा और मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया। मेरे पति ने अपने चेहरे पर सेहरा पहना हुआ था, जिसकी वजह से मैं उनका चेहरा नहीं देख पा रही थी। वैसे भी मैंने विशाल के बारे में लोगों के मुंह से बहुत तारीफ सुनी थी, इसीलिए मैं उनको देखने के लिए उतावली हो रही थी। फिर भी मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई। सारी रस्में हो जाने के बाद लाइट भी ठीक हो गई थी। मैंने अपने दिल को समझाया कि अब तो मैं विशाल की हो गई हूँ। जब हम लोग घर चले जाएंगे तब मैं सिर्फ उनको ही देख सकूंगी, उनसे बातें करूंगी, उनसे मिलूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जिस इंसान के साथ मेरी शादी होने जा रही है
और जितना लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं उस हिसाब से मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। 2 दिन पहले मेरे साथ जो हुआ था वो काफ़ी दुखदायक था, लेकिन किस्मत का पलटना कि ऊपर वाले ने एक तरफ से मेरा रिश्ता ख़त्म किया तो दूसरी तरफ से मुझे दुगना अच्छा हमसफ़र दिया। मेरी विदाई हो चुकी थी और मैं अपने ससुराल आ गई थी। ससुराल में मेरा घूंघट हटा दिया गया था क्योंकि मेरे ससुराल वाले अमीर होने के साथ साथ खुले मिजाज के भी थे। सब लोग मेरे साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। मैं खुश थी और फिर मुझे मेरे कमरे में ले जाया गया था। मैं अपने फूलों से सजे हुए कमरे को चारों तरफ से देख रही थी, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था और जिसकी तमन्ना शायद मैंने कभी नहीं की थी। थोड़ी ही देर बाद मेरा पति कमरे के अंदर आया, जो बिल्कुल वही तस्वीर वाला लड़का था, खूबसूरत, गोरा चिट्टा और मेरे दिल को भाने वाला। वो धीमे धीमे कदमों से चलता हुआ मेरे करीब आ रहा था और मेरे बराबर में आकर बैठ गया। मगर शादी की पहली रात थी, उसकी बातों ने मुझे हैरान कर दिया था क्योंकि उसकी बातें बहुत ही अजीब थी। मगर मैंने खुद को यही कहकर तसल्ली दी थी कि शायद वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाएगा। वैसे भी ऊपर वाला शादी के बाद दिलों में मोहब्बत डाल देता है। मैं इस इंसान से ऐसी उम्मीद लगाए बैठी थी कि मैं यहाँ पर बहुत खुश रहूंगी। हाँ, यहाँ पर मैं बहुत खुश रह सकती थी क्योंकि इन लोगों के पास बेशुमार दौलत थी। लेकिन मेरे पति की बातें मेरे दिल को चुभ रही थी। उसने शादी की पहली रात ही मुझसे कह दिया कि मैं बहुत शांत मिजाज का इंसान हूँ। मुझे शांति और अंधेरा बहुत पसंद है। मुझे ज़्यादा बातचीत करना भी अच्छा नहीं लगता। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान थी, परेशान थी। उसने कहा कि हमारी शादी की पहली रात है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ ताकि आने वाले समय में तुम मेरी बातों को हर तरह से समझ जाओ और मुझे भी कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या करना पसंद है, क्या पसंद नहीं है। एक पत्नी का कर्तव्य यही होता है कि वो अपने पति का हर तरह से ख्याल रखे, उसका हर तरह से कहना माने। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझसे रोशनी में सोया नहीं जाता। जब भी मैं कमरे में दाखिल हुआ करूं तो सबसे पहले कमरे की लाइट बंद होनी चाहिए, थोड़ी सी भी रोशनी नहीं होनी चाहिए, और सुबह भी जब मैं कमरे से चला जाऊं तब रोशनी होनी चाहिए। यहाँ तक कि दिन निकलने पर भी कमरे में मेरी इजाज़त के बिना रोशनी नहीं होनी चाहिए। मैंने हैरानी से पूछा, क्या बाहर से भी रोशनी नहीं आनी चाहिए? उन्होंने कहा कि नहीं, उसे भी बंद कर देना और बिल्कुल खामोशी होनी चाहिए। जब मैं कमरे में आ जाऊं तो मुझसे ज़्यादा बात मत करना। ज़्यादातर मैं बिज़ी रहता हूं, मैं बहुत मेहनत का काम करता हूं। जब ऑफिस से वापस आता हूं तो मेरा दिमाग पहले ही थका हुआ होता है। उस समय मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। मैं बस जाकर सो जाया करूँगा और तुम मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करोगी। उनकी बातें सुनकर मैंने हैरानी से पूछा, और आपका खाना पीना? उन्होंने कहा कि खाना पीना मैं ऑफिस में ही कर लेता हूँ, यही मेरा रूटीन है। मैं बाहर से ही सब खा पी कर आता हूँ। तुम जिस समय मर्जी कमरे में आ जाओ, सो जाओ, मेरा इंतज़ार करो, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन मुझे कमरे में रोशनी नहीं चाहिए। मैं बार बार इसीलिए ये बात कह रहा हूँ कि अगर कमरे में रोशनी हुई और मुझे गुस्सा आ गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था। विशाल की बातें सुनकर मैं खामोश हो गई थी और अब मुझे एहसास हुआ था कि ये इंसान जितना अच्छा दिखता है उतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। उसका दिल उसकी खूबसूरती से बहुत अलग है। उसकी शक्ल कहती है कि वो बहुत अच्छा, समझदार और पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन उसका दिल कहता है कि वो अपनी पत्नी से दूर रहना चाहता है। इन सब बातों का यही मतलब होता है। भला शादी की पहली रात कोई मर्द अपनी पत्नी से इस तरह की बातें नहीं करता। मैं और कर भी कह सकती थी। ये बात मेरे लिए हैरान कर देने वाली ज़रूर थी, मगर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब मैं इस इंसान की पत्नी बन चुकी थी। मैंने सोचा कि शायद कुछ लोग होते हैं जो अंधेरे में सोना पसंद करते हैं, मगर विशाल की ये जिद बहुत अजीब और गैर मामूली सी लग रही थी। अगले दिन शादी के सारे फंक्शन अटेंड करने के बाद मैं अपने घर चली गई थी। अब घर में सिर्फ मेरे जेठ बचे थे। जब मेरा अपने जेठ से सामना हुआ तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने उनको कहीं देखा है। उनकी उम्र काफ़ी हो गई थी। हैरानी वाली बात यह थी कि घर में ना तो उनकी पत्नी थी और ना ही उनके बच्चे थे। मेरे पति के पास तो इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो मुझसे बात कर सके, क्योंकि शादी के अगले ही दिन वो अपने ऑफिस चला गया था। घर में अगर कोई था तो वो थे मेरे जेठ, विशाल के बड़े भाई उदय कपूर। अब अपने पति के हुक्म के मुताबिक मैंने अपनी रातों की रूटीन बदल दी थी। जैसे ही शाम हो जाती थी, उनके घर आने का टाइम होता, मैं सारी रोशनी बंद कर देती। कमरे में पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाता था। यहाँ तक कि बाहर की रोशनी को भी अंदर आने से रोकने के लिए मैं पर्दे ठीक कर दिया करती थी।
इतना गहरा अंधेरा हो जाता था, जो पहले मेरे लिए बस एक नॉर्मल सी चीज़ थी, लेकिन अब ये सब कुछ मेरा फ्यूचर और मेरा साथ ही बन चुका था। मैंने नोटिस किया था कि मेरे जेठ जी सारा दिन घर में ही होते थे। जहाँ अपने मायके में मैं अपने घर के सारे काम करती थी, यहाँ ससुराल में आकर मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था। यहाँ पर बहुत सारे नौकर थे और मेरे जेठ जी वो सारा दिन घर में रहते मेरी बोरियत दूर कर देते थे। उधर मैं अपने पति को खुश करने की काफ़ी कोशिश कर रही थी। अपने सारे काम मैं शाम से पहले ही निपटा लिया करती थी, ताकि अपने पति के आने के बाद मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत न पड़े। जैसे ही मैं अंधेरे में लेटती तो ऐसा महसूस होता कि मैं किसी अंधेरी गुफा में आ गई हूँ, जहाँ न कोई आवाज़ है, न कोई रोशनी है और ना ही कोई उम्मीद मौजूद है। शुरू में ये सब मेरे लिए नया था। मैं हमेशा लेटे लेटे अपने पुराने दिनों को याद करने लगती थी। मुझे अपने घर की रोशनी याद आती थी, जहाँ मैं अपनी बहनों के साथ बैठकर खूब सारी बातें करती थी। मेरा घर, जहाँ पर हम लोग दिवाली पर ढेर सारे दिए जलाया करते थे और जब हर रात सोया करते थे और हम लोगों को मस्ती करने का मन करता था तो लाइट ऑन करके कमरा बंद करके खूब मस्ती किया करते थे। लेकिन इस घर में तो मैं रोशनी को तरसने लगी थी। विशाल जब कमरे में आते तो मुझे लगता कि जैसे दरवाज़ा खुलने से रोशनी अंदर चली आएगी, मगर नहीं, वो हमेशा दरवाज़ा इस अंदाज से खोलते थे कि रोशनी अंदर आती ही नहीं थी। जैसे ही वो अंदर आते, कमरे में पूरी तरह से खामोशी छा जाती थी। मैंने पहले दिन हिम्मत की और अपने पति से कुछ बात करने की कोशिश की, मगर विशाल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो थके हुए और आते ही जूते उतारकर और कपड़े बदलकर अपने बिस्तर पर लेट गए थे। यही उनकी जिंदगी का रूटीन था और अब यही मेरा भी बन चुका था। कभी कभी मैं सोचती थी कि क्या विशाल किसी परेशानी की शिकार है, क्या वो किसी डर में रहते हैं या उन्हें रोशनी से एलर्जी है। लेकिन मैं इन सारे सवालों के जवाब नहीं जानती थी और मुझे कभी मौका भी नहीं दिया गया था कि मैं कुछ भी जान सकूं। दिन इसी तरह से गुजरते गए और मैं इस हकीकत को कबूल करने लगी। मेरा मन करता कि मैं अपने पति से बातें करूं, उनसे पूछूं कि आखिर ये सब क्या है और क्यों करते हो आप ऐसा, मगर उनके सख्त बिहेवियर ने मुझे खामोश कर दिया था। मैंने खुद को ये कहकर तसल्ली दे दी कि ये उनके नेचर का हिस्सा है, शायद वो बचपन से ही ऐसे हैं या शायद कोई ख़ास वजह है, मगर मैं उनका हिस्सा नहीं थी, इसलिए मुझे वजह जानने की ज़रूरत भी नहीं थी। ये सब कुछ मेरे लिए एक अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट था। शादी से पहले मैंने कभी इस तरह पूरी तरह से अंधेरे में वक्त नहीं गुजारा था। हमारे घर में भी लाइट कभी कभी चली जाती थी, लेकिन वहाँ बिजली के चले जाते ही इन्वर्टर ऑन हो जाता था और घर में दोबारा से रोशनी हो जाती थी। मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र इस चीज़ की थी कि मेरे पति को मेरी मौजूदगी की परवाह ही नहीं थी। रात को जब वो कमरे में आते थे तो मुझे इस्तेमाल करते थे, अपना पूरा हक वसूल किया करते थे, लेकिन मेरे हक के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। मेरी भी कुछ खुशियाँ थीं, ज़रूरतें थीं, शादी के बाद के कुछ सपने थे जो हर पत्नी अपने पति के साथ साकार करना चाहती है। मुझे लगा कि शायद वक्त के साथ साथ हम करीब आ जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। विशाल ने खुद को एक अलग दायरे में रखा हुआ था जिसमें मेरी कोई जगह नहीं थी। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं अपने पति को खुश करूं, मगर उनके बिहेवियर में कोई फ़र्क नहीं आया। मैं चाहती थी कि कम से कम मेरे साथ वो अच्छा टाइम ही स्पेंड कर ले। मेरा वजूद सिर्फ एक साया था जो बस एक कमरे में रहने के लिए था, बिना किसी अहमियत के। मुझे इस घर में आए कुछ हफ्ते हो चुके थे। अब तक मैं खुद को अजनबी महसूस करती थी। दिन अकेले में और रात अंधेरे में गुजार रही थी। इस घर के नौकर बहुत अच्छे थे। मैं उनके साथ दिन में थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करती थी। मेरे जेठ जी ज़्यादातर घर में ही रहते थे। मैंने महसूस किया था कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि एक दो बार जब मैं हॉल में सोफे पर बैठी होती थी तो वो मेरे सामने आकर बैठ जाते थे, नौकरानी से चाय बनाने को कहते और मेरे साथ बातों में बिजी हो जाते थे। लेकिन वो मेरे जेठ थे, मेरे पति के बड़े भाई। मुझे उनसे शर्म आती थी, क्योंकि एक औरत देवर से तो इतनी हंसी मजाक कर लेती है, मगर जेठ से एकदम खुलकर बातचीत नहीं कर पाती। मैं उनकी इज्जत करती थी, मगर वो मेरे साथ ऐसे पेश आना चाहते थे जैसे वो मेरे दोस्त हों, क्योंकि बातों ही बातों में वो कुछ हंसी मजाक की भी बातें कर लिया करते थे और बार बार मेरी फिक्र किया करते थे कि तुम कितनी अकेली हो गई हो, मैं भी घर में अकेला रहता हूँ, सारा काम तो विशाल संभालता है, तुम बस मुझसे बात कर लिया करो। हम दोनों की जिंदगी एक जैसी ही है। शायद ऊपर वाले ने इस घर में हम दोनों को एक दूसरे के लिए भेजा है। जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने उनके चेहरे को ध्यान से देखा था। हम दोनों एक दूसरे के लिए। तब उन्होंने बात को टालते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था।
मेरा मतलब ये है कि तुम भी अकेली और मैं भी अकेला। उन्होंने कहा कि मैं अपने छोटे भाई के नेचर को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो शुरू से ही ऐसा है, हर किसी के साथ ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, लेकिन मैं उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो। अब हर दिन मेरे जेठ जी से ही मेरा सामना होने लगा था, इसलिए मैं उनसे थोड़ी बहुत बातचीत भी कर लिया करती थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर वो मुझसे बात करते हैं, अपना अकेलापन दूर करना चाहते हैं, तो फिर मुझे भी अपना अकेलापन उनके साथ दूर कर लेना चाहिए। एक दिन मैंने अपने जेठ जी से पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की। मेरी बात पर वो खामोश हो गए। उन्होंने कहा कि दरअसल मेरी शादी हो चुकी थी। उस समय मैं 22 साल का था, लेकिन कुछ समय के बाद ही मेरी पत्नी मर गई। उसके साथ एक हादसा हो गया था, एक एक्सीडेंट, जिसकी वजह से वो बच नहीं सकी। मैंने कहा, तो फिर आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? आप दोबारा शादी भी तो कर सकते थे। उन्होंने कहा कि बस मुझे अपनी पत्नी की याद आती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा कि इस दुनिया में आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं भैया। न जाने क्यों मेरा ऐसा कहने पर उनके चेहरे का रंग फक पड़ गया था। उन्होंने फौरन मुझसे कहा कि तुम मुझे भैया क्यों कह रही हो? अब मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ, तुम मुझे मेरा नाम लेकर पुकार सकती हो। मैं उनकी बात पर अचानक शर्मिंदा हो गई थी। शायद उनको मेरा भैया कहना पसंद नहीं आया था। इस तरह मेरा सारा दिन अपने जेठ के साथ बातें करने में गुजर जाता था। मैंने नोटिस किया था कि मेरे पति के और उनके नेचर में जमीन आसमान का फर्क था। वो मेरे साथ ऐसे बिहेव करते थे जैसे मेरे अपने हों, और मेरा पति मेरे साथ ऐसे बिहेव करता था जैसे मेरे लिए कोई गैर हो। मुझे इस घर में कोई परेशानी नहीं थी, न खाने पीने की, न किसी चीज़ की कमी थी, तो सिर्फ अपने पति की मोहब्बत और उनके ध्यान की, जो वो मुझ पर बिल्कुल भी नहीं दिया करते थे, और ना ही उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ थी जो मुझे अपनी तरफ खींचती हो। मैंने खुद को तसल्ली दी थी कि ये सब मेरा भाग्य है और भाग्य से लड़ने का कोई फायदा नहीं, मगर दिल के किसी कोने में अभी भी एक उम्मीद थी, एक चाहत थी कि शायद किसी दिन रोशनी की एक किरण मेरे लिए भी निकलेगी। शायद अंधेरे में ही कोई किरण चमके और मैं इस बेरंग जिंदगी से बाहर निकल सकूं। मगर वो दिन कब आएगा? जिंदगी इसी तरह से चल रही थी और अब मुझे खबर मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर जब मुझे पता चली तो मैंने फौरन ही इस बारे में अपने पति को बताया। मुझे लगा कि शायद पिता बनने की खुशी उन्हें बदलकर रख देगी, लेकिन इस खुशखबरी के बारे में सुनकर भी उन्हें वो खुशी नहीं हुई थी जो एक पति को होती है। अंधेरे में उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। शायद वो जल्दी सो गए थे, और अगले दिन जब मेरे पति ऑफिस से कमरे में आए तो उनमें मैंने एक अजीब सा बदलाव पाया था। वो ये था कि जब अंधेरे में वो मेरे करीब आए तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़कर अपने हाथों में लिए थे। मुझे उनके हाथों में कोई नाजुक मुलायम सी चीज महसूस हो रही थी। फिर उन्होंने वो नाजुक चीज मेरे हाथ पर रख दी, और वो नाजुक सी चीज एक गुलाब का फूल था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने उनसे कहा, ये क्या है? लेकिन उन्होंने मेरे होठों पर उंगली रख दी और नरमी से चुप रहने का इशारा किया। मैं हैरान रह गई थी कि ये वही इंसान था जो हमेशा मेरी मौजूदगी को नज़रअंदाज करता था। यहाँ तक कि उन्हें तो पिता बनकर भी खुशी महसूस नहीं हो रही थी। ये बदले हुए विशाल कौन थे? उनकी बातों में उस रात मोहब्बत की अजीब मिठास थी। मैं जानती थी कि उनका मूड हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि जिस रात वो अपना हक पाने के लिए मुझे अपने करीब करते थे तो मेरे साथ बड़ी नरमी से पेश आते थे, लेकिन जब दिन में मैं उनसे किसी तरह की कोई बात करती तो उन्हें कुछ भी पसंद नहीं होता था। यहाँ तक कि मेरी मौजूदगी भी उन्हें खलती थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी किसी नए इंसान के साथ मुलाकात हो रही है। एक बहुत ही अजीब बात थी जो मैं हमेशा महसूस किया करती थी। वो ये होती थी कि मेरे पति रात के अंधेरे में मुझसे कोई बात नहीं करते थे, बिल्कुल खामोश रहते थे, लेकिन वो मुझे इस तरह से छुआ करते थे क्योंकि मुझे महसूस होता था जैसे उनसे ज़्यादा नरम नेचर का इंसान कोई भी नहीं है। मगर जब दिन के समय मैं उनकी आंखों में झांकती तो मुझे कभी मोहब्बत दिखाई ही नहीं देती थी। शायद मेरी मोहब्बत का असर धीरे धीरे अब उन पर हो रहा था और पिता बनने की खुशी उन्हें हो रही थी, लेकिन वो एक जैसे क्यों नहीं रहते थे? जैसे रात में है ऐसे दिन में भी तो रह सकते थे। मैंने कई बार कोशिश की थी कि मैं रात के समय ही उनसे पूछूं कि आखिर आपको क्या हो जाता है, लेकिन मैं जब भी उनसे कोई बात करना चाहती वो मुझे अपनी मोहब्बत के दायरे में ले लिया करते थे। मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे खामोश करवा दिया करते थे, मुझे सहलाते थे, मुझे तसल्ली देते थे, जिससे मैं नरम पड़ जाती थी और उनसे कोई बात नहीं करती थी। प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने तक हर रात मेरे पति ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। हर रात उन्होंने मेरे साथ अच्छा बिहेव किया था। यहाँ तक कि मेरे जेठ को भी ये बात पता चली
तो उनकी भी खुशी के ठिकाने नहीं थे। जो काम मेरे पति को करने चाहिए थे वो काम मेरे जेठ जी कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि विशाल को इन सारे कामों के लिए फुर्सत नहीं है, इसीलिए मैं ये सारे काम करने के लिए तैयार हूँ। घर में बच्चा आएगा तो उसके साथ मैं भी तो खेलूंगा ना, मेरा अकेलापन दूर होगा, मुझे बहुत खुशी होगी। वो खुद बाजार जाकर बच्चे के लिए शॉपिंग कर रहे थे। मेरे खाने पीने की चीज़ें लेकर आया करते थे। नौकरानी से कहते थे कि वो मेरे खाने पीने का अच्छी तरह से ध्यान रखा करे। यहाँ तक कि उन्होंने घर में एक कमरे में अलग से बच्चे की ज़रूरत का सारा सामान मौजूद कर दिया था। मुझे ये देखकर हैरानी होती थी कि ये सारे काम तो मेरे पति को करने चाहिए, मगर मैं अपने जेठ को भी ये सारे काम करने से मना नहीं करती थी, क्योंकि मेरा होने वाला बच्चा उनके ही परिवार का सदस्य था। लेकिन जब मैंने बच्चे को जन्म दिया तब भी विशाल से ज़्यादा खुश मेरे जेठ जी ही थे। उन्होंने पूरे घर में मिठाई बांटी थी, यहाँ तक कि पूरे अस्पताल के लोगों का मुंह भी मीठा करवाया था। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था, मगर मेरी इस पूरी प्रेगनेंसी के दौरान एक बार भी मेरे पति ने मुझसे हमदर्दी के 2 बोल नहीं बोले थे। यहाँ तक कि मेरे साथ अस्पताल में भी मेरे जेठ ही मौजूद थे। उन्होंने ही मेरे बच्चे को पहली बार अपनी गोद में लिया था। मैं विशाल की इस हरकत से उनसे बहुत नाराज़ थी कि ऐसे समय में भी उनके लिए काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। वो तो एक दिन भी अस्पताल में मेरे पास नहीं आए थे। मैं चाहती थी कि अब की बार मैं उनसे शिकायत ज़रूर करूंगी कि क्या वो इस बच्चे को अपना बच्चा नहीं समझ रहे थे या फिर कोई और बात थी। जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई तो मैंने अपने पति से बात करने का फैसला कर लिया था। मैं कमरे में मौजूद नहीं थी, मैं उनका बाहर ही इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुए मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरे सवाल से उनके चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी थी। मैंने कहा कि आपको कमरे में अंधेरा पसंद है, आपको किसी से ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं, आपको खामोशी पसंद है, आपको मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन मेरे बच्चे की क्या गलती है कि आपको अपनी औलाद भी पसंद नहीं है। मेरे पति ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो पूरी तरह से खामोश रहे और नज़र झुकाकर मुझसे कहने लगे कि मेरा हाथ छोड़ दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। वो मुझसे हाथ छुड़ाकर चले गए थे। उनके अंदर बिल्कुल भी बदलाव नहीं था। वो कभी रात के समय मुझसे बहुत मोहब्बत करते तो दिन के समय मेरे साथ लापरवाही से पेश आते थे। मेरे बच्चे का ख्याल पति से ज़्यादा जेठ जी ही रखते थे। मेरा बेटा ज़्यादातर उनके पास ही रहता था। मेरे पति के पास इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि वो अपने बेटे को गोद में लेकर उसे प्यार कर सके। मैं उनके बच्चे की माँ थी, ना तो उन्हें मेरी परवाह थी और ना ही अपने बच्चे की परवाह थी। मेरे जेठ सारा दिन मेरे बेटे का ख्याल रखते थे और मुझसे भी बहुत हंस हंस कर बातें किया करते थे। मुझसे बार बार मेरी ज़रूरत के बारे में पूछते रहते थे। कहते थे कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें ला दूंगा। मगर मेरे जेठ मेरे लिए जो कुछ कर रहे थे मुझे उस सब से कोई खुशी नहीं मिलती थी। मैं चाहती थी कि मेरे साथ यही सब कुछ मेरा पति करे। मेरा दिल करता था कि मैं उनसे साफ साफ पूछूं कि वो मुझसे मोहब्बत करते भी हैं या नहीं, लेकिन मैं डर जाती थी क्या होगा अगर उनका जवाब वही हुआ जो उन्होंने शादी की पहली रात दिया था कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, ये सब कुछ एक वक्ती एहसास है। क्या होगा अगर उनके जवाब ने मेरी आखिरी उम्मीद भी मुझसे छीन ली। इसके बावजूद मैं खुद को तसल्ली देती रही। मैंने अपने बेटे की खुशियों में अपनी उलझनों को दफन करना सीख लिया था और मैं हमेशा यही सोचती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी मेरे दिल में ये सवाल हर रोज़ उभरता था कि मोहब्बत ऐसी चीज़ है जो बुरे से बुरे इंसान को बदल देती है। मेरे जेठ हमेशा मुझसे इज्जत और मोहब्बत से पेश आते थे। मुझे उनकी इन हरकतों से अजीब भी लगता था, लेकिन मैंने हमेशा यही सोचा कि वो एक अच्छे इंसान है। बस इतनी सी बात है। मेरा बेटा भी अपने पापा से ज़्यादा अपने ताऊजी से अटैच हो गया था। हमारी शादी को 1 साल से ज़्यादा हो गया था और मेरे पति के बीच कुछ भी नहीं बदला था। एक रात जब मेरे पति मेरे करीब आए तो हर बार की तरह उनका बिहेवियर मेरे साथ नरम था। इस बार हम दोनों के बीच अचानक एक हादसा हो गया जिसमें मेरे पति को मेरी वजह से चोट आई। अंधेरे में मुझे ज़्यादा कुछ दिखाई तो नहीं देता था। शायद मेरा हाथ मेरे पति के माथे पर लग गया था। मेरे नाखून बड़े बड़े थे, इसलिए मेरे हाथ का एक नाखून जब मेरे पति के माथे पर लगा तो अचानक उनकी एक ज़ोरदार चीख निकली। मैं घबरा गई। मैंने सोचा कि पता नहीं उनके साथ क्या हो गया। मैं जल्दी से लाइट ऑन करने के लिए आगे की तरफ बढ़ी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे जकड़ लिया, पर मुझे लाइट ऑन करने से मना कर दिया। मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे पति की चीख से कि उनको कोई नुकसान पहुंचा है। मैं समझ तो गई थी कि मेरे हाथ का नाखून उनके लग गया है, मगर उन्होंने मुझे लाइट ऑन करने नहीं दी। लेकिन अगली सुबह जब मैंने विशाल के ऑफिस जाने से पहले उनके माथे पर नोटिस किया
तो किसी भी चीज़ का जख्म का निशान नहीं था। मुझे लगा कि शायद नाखून ने ज़्यादा गहरा जख्म नहीं छोड़ा होगा। वो ऑफिस चले गए। उसके बाद रोज़ की तरह मैं अपने बेटे को गोद में लेकर घर में टहल रही थी। जेठ जी भी रोज़ की तरह मुझसे मेरे बेटे को अपनी गोद में लेने के लिए आए थे, तो अचानक मेरी नज़र उनके माथे पर गई। मुझे हैरानी हुई कि जो जख्म मेरे पति के माथे पर होना चाहिए था, वो मेरे जेठ के माथे पर क्या कर रहा था। वो बड़े प्यार से मेरे बेटे को अपनी गोद में लेकर चले गए थे। न जाने क्यों उस दिन मेरे दिल में शक का एक बीज आ चुका था। मुझे ऐसा लगता था जैसे इस अंधेरे में मेरे साथ कुछ गलत होता है। अगर मेरे पति के माथे पर निशान नहीं था, तो फिर ये निशान मेरे जेठ के माथे पर क्या कर रहा था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जो मैं सोच रही थी, अगर वो सच निकला तो, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मुझसे ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरे पति का मुझे नज़रअंदाज करना, मेरे साथ गलत बर्ताव करना, मेरे साथ अपनी कोई जिम्मेदारी ना निभाना, और मेरे जेठ जो कि मेरे पति के बड़े भाई थे, वो हर तरह से मेरी और मेरे बेटी की खुशी का ख्याल रखते थे। मैंने सोचा मेरे साथ ज़रूर कुछ ऐसा हो रहा है जिसका मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, जैसे मेरे इर्द गिर्द कुछ चल रहा है जिसे मैं देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन महसूस ज़रूर कर रही हूँ। ये शक जड़ पकड़ने लगा था और मुझे सच्चाई जाननी थी। अगर ये सब मेरा वहम था तो मुझे उसे दूर करना था, और अगर ये हकीकत थी तो मुझे उसका सामना करना था। उस रात जब मैंने हर रात की तरह अपने पति को अपने करीब आते हुए देखा और उनके नरम हाथों को महसूस किया, तो मैंने फैसला किया कि मुझे अभी और इसी समय रात से पर्दा हटाना होगा। मैंने पहले ही अपने दिमाग में प्लान बना लिया था, ताकि जिसे मैं सही मौका मिलने पर इस्तेमाल करूं, और मुझे सही मौका मिल चुका था। मैंने सोच लिया था कि मैं लाइट ऑन कर दूंगी ताकि मेरे नज़दीक खड़ा इंसान कौन है उसे मैं देख सकूं। उनके हाथों में आज भी वैसे ही नरमी थी जो कभी कभी मुझे अजीब लगती थी। जैसे ही वो मुझसे बात करने के लिए थोड़ा करीब आए, मैंने बिना कुछ सोचे अचानक लैंप का बटन ऑन कर दिया और पूरा कमरा रोशनी से भर गया था। लेकिन अपनी आंखों के सामने मैंने जो नज़ारा देखा, उसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। मेरे सामने विशाल मौजूद नहीं थे, बल्कि मेरे पास खड़ा हुआ इंसान मेरे जेठ जी थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, दिमाग खामोश हो गया, शरीर जैसे कोई हरकत नहीं कर पा रहा हो। मैंने दोबारा अपनी आंखों को झुकाया। शायद ये कोई धोखा था, शायद रोशनी की चमक ने मेरे दिमाग को उलझा दिया था, लेकिन नहीं, ये सब सच था कि मेरे पति नहीं बल्कि उनके बड़े भाई थे। अब मुझे सब कुछ समझ आ चुका था। हर रात को जब मेरे पति मेरे साथ बड़ी नरमी से पेश आते थे, दरअसल वो मेरे पति नहीं होते थे बल्कि मेरे जेठ होते थे, जो विशाल की जगह पर मेरे कमरे में आ जाते थे। और दिन के समय जब विशाल का मूड खराब होता था तो वो विशाल ही होते थे। ये सब एक सोची समझी साजिश थी जो मेरे साथ की जा रही थी। पिछले 1.5 साल से मेरे साथ ये खेल खेला जा रहा था। मेरा दिल बंद हो रहा था, मेरी सांस रुक रही थी, लेकिन ये सब कैसे मुमकिन था? एक ही कमरे में रहते हुए, एक ही छत के नीचे इतना बड़ा धोखा। इसका मतलब विशाल को सब कुछ पता था और वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे थे। मेरे जेठ भी मेरे सामने नजर झुकाकर खड़े हुए थे, मगर अब बहुत हुआ। मैंने उनका गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि ये सब आप क्या कर रहे थे? आप यहाँ पर क्यों हो? आखिर ये सब कब से चल रहा है? मैं सब समझ गई हूँ, मैं सब जान गई हूँ। वो कुछ नहीं बोल रहे थे। मैंने चिल्ला चिल्ला कर विशाल को आवाज़ लगाई, विशाल कहाँ है? आप मेरे सामने आइए विशाल। बस बहुत हुआ आपका ये नाटक विशाल। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। मेरे जेठ ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने घूर कर उन्हें देखा और एक ही झटके से उनसे अपना हाथ छुड़ाया और कहा कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। विशाल कहाँ है? मेरे चिल्लाने पर, शोर मचाने पर मेरे जेठ ने कहा कि खामोश हो जाओ प्रीति, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताता हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम खामोश हो जाओ, रोना बंद करो। मैं सब बताता हूँ। दरअसल मैं ही विशाल हूँ। मेरा नाम विशाल कपूर है और जिसको तुम विशाल समझती हो उसका नाम उदय है। मैंने सारी जिंदगी अपने भाई बहन का ख्याल रखते रखते गुजार दी, उनकी खुशियों का ख्याल रखा। मेरे माता पिता मर गए थे। मैंने अपने भाई बहन को माँ और पिता दोनों का प्यार दिया। बहन की शादी कर दी और अपने दोनों भाइयों को भी उनका हक दे दिया, उनकी शादी कर दी। मगर कभी अपने बारे में नहीं सोचा कि मुझे अपनी भी शादी करनी चाहिए। मुझे कभी कोई लड़की पसंद ही नहीं आई, या फिर घर की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कभी मेरे दिल में शादी का ख्याल ही नहीं आया। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मेरी पत्नी मर चुकी है। मैंने तो कभी शादी ही नहीं की,
बस अपने भाई बहन की खुशियों का ख्याल रखते रखते कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। इसलिए तो मेरी इतनी उम्र हो गई। हमेशा मैंने सबसे पहले अपना सबसे ज़रूरी काम पैसा कमाना और अपने भाई बहन का ख्याल रखना ही समझा था। लेकिन जब उनकी शादी के बाद मैं अकेला हो गया, तब मुझे एहसास हुआ कि अकेलापन बड़ी बुरी चीज़ है। मैंने सारी ज़िंदगी सबके लिए सब कुछ किया, मगर अपने लिए मैं कुछ ना कर सका। एक दिन मैंने तुम्हें बाजार में देखा। तुम्हें देखकर मुझे पहली बार ऐसा लगा था जैसे मुझे तुम जैसी लड़की से मोहब्बत करनी चाहिए थी। तुम्हारे जैसी लड़की मेरी ज़िंदगी में शामिल होनी चाहिए थी। मैं तुम्हें देखता रह गया। पहली नज़र में मैं तुम पर अपना दिल हार बैठा था। फिर मैंने तुम्हारे बारे में जानकारी निकलवाई तो पता चला कि तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम्हारी शादी में सिर्फ 1 हफ्ते का ही समय रह गया। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। फिर मैंने प्लान बनाया कि तुम्हारी शादी कैंसिल भी तो हो सकती है। जिस लड़के के साथ तुम्हारी शादी होने जा रही थी, उसके घर वालों को मैंने पैसे देकर उन्हें पीछे हटने के लिए कहा तो वो लोग मान गए और उन्होंने तुम्हारे घर वालों से शादी के लिए इनकार कर दिया। लेकिन मैं ये भी बहुत अच्छे से जानता था कि मुझ जैसे लड़के से ना तो तुम कभी शादी करोगी और तुम्हारे घर वाले भी इतनी आसानी से मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं करवाएंगे, क्योंकि तुम्हारी और मेरी उम्र में बहुत फ़र्क था। इसलिए मैंने एक और प्लान बनाया। मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारे घर अपने ही नाम से रिश्ता लेकर जाऊंगा, लेकिन लड़का बदल दूंगा। उदय मेरे ही कंपनी में काम करने वाला एक एम्प्लॉय है। उसे मैंने पैसों का लालच दिया था और कहा था कि तुम्हें झूठी शादी करनी होगी। दरअसल तुम्हारी शादी मेरे साथ ही हुई थी, क्योंकि शादी वाले दिन जब लाइट चली गई थी तब उदय को हटाकर मैं दुल्हा बनकर वहां आ गया था। मैंने ही तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए और तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था। मैंने ही उससे कहा था कि वो तुम्हारे साथ कड़क बिहेवियर रखा करे, ताकि तुम कभी भी उसकी मोहब्बत में ना उलझ सको, कभी तुम उसके करीब न जा सको। मैं तुम्हारे साथ हमेशा नरमी बरतता था ताकि तुम मुझसे अटैच हो सको, लेकिन मैं जानता था कि तुम ऐसा नहीं कर सकोगी। तुम एक शरीफ घर की लड़की हो। अपने पति के होते हुए तुम अपने जेठ पर कैसे नजर रख सकती हो, और फिर वो जेठ जो ज्यादा उम्र का हो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। मैंने ये सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत में किया प्रीति, क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था। हर रात लाइट बंद होने के बाद उदय कमरे से निकल जाता था और मैं कमरे के अंदर जाकर तुम्हारे साथ प्यार भरा समय गुजारता था। तुम्हारे सामने मेरी सच्चाई ना आ जाए, इसलिए कमरे में तुमसे अंधेरा करने के लिए कहा गया था। प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना कहते हुए उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन मैंने फौरन उनका हाथ झटक दिया और कहा कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया गया। आपने मेरे साथ ही क्यों किया? कितने समय से मैं अपने पति की अटेंशन पाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब पता चला कि वो मेरा पति होता तभी तो मुझे अटेंशन देता। मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी। आपको क्या लगता है कि मेरे साथ ये सब कुछ करके आपने मुझे हासिल कर लिया? नहीं, मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। मैंने अपने बेटे को गोद में उठाया और वहां से जाने लगी थी। विशाल, जो कि मेरे जेठ नहीं बल्कि मेरे असली पति थे, वो मेरे पीछे पीछे आने लगे, मुझसे माफ़ी मांगने लगे और फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं दंग रह गई थी। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा कि प्रीति, ये बच्चा भी मेरा ही है। ये बात सुनते ही जैसे मेरी आंखों में उबाल आ गया था। मैंने उनकी एक रिक्वेस्ट न सुनी और फिर मैं अपने मायके आ गई थी। मैंने अपने घर वालों को जब ये सब कुछ बताया तो वो लोग भी हैरान रह गए थे, क्योंकि मेरा परिवार एक ऐसा परिवार था जहां लड़कियों की शादी करने के बाद उनकी शादीशुदा जिंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं करता था। और आज मेरे घर वालों को इस बात का एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की। अगर वो जान लेते तो शायद उन्हें पता चल जाता कि उनकी बेटी इतने समय से किस तकलीफ से गुजर रही है। मैंने डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया था, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे यही समझाया कि इस बच्चे की खातिर तुम एक बार दिमाग से सोचो। उस इंसान ने कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। भले ही उसका शादी करने का तरीका गलत था, लेकिन उसकी नीयत गलत नहीं थी। वो तुम्हें चाहता था। ये बच्चा भी उसका ही है और उसने हमेशा तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखा। इस बच्चे की खातिर उसे माफ़ कर दो। लेकिन मैं उन्हें माफ़ नहीं करना चाहती थी। वो मेरे घर पर मुझसे माफ़ी मांगने के लिए कई बार आए थे, लेकिन मैं उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। मैं इतनी आसानी से इस धोखे को कैसे भुला सकती थी? काफ़ी वक्त इसी तरह से गुजर गया था। उन्होंने मुझे कॉल्स की, मैसेजेस किए, मेरे घर वालों से माफ़ी मांगी, मेरे सामने आने की कोशिश की, मगर मैं उन्हें माफ़ नहीं कर रही थी। लेकिन जब मेरा बेटा रोया करता था, मुझे परेशान किया करता था, और जब मैं गहरी सोच में चली जाती थी,
उसके फ्यूचर के बारे में सोचती थी तो मुझे लगता था कि मुझे अपने पति को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मुझे इस हकीकत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मेरा असल पति कौन है। उन्होंने पूरे 6 महीने तक मुझसे माफ़ी मांगी थी और हर बार मैंने उन्हें माफ़ नहीं किया था, लेकिन अब वो मुझसे माफ़ी मांगते मांगते थक चुके थे और मैं अपने बच्चे की खातिर टूट गई थी। इसलिए मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने कभी मेरे साथ कोई गलत बर्ताव नहीं किया था। हमेशा मेरी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश और खुशी का ख्याल रखा था। मेरे बेटे का भी बहुत ख्याल रखा था। वो उसके असली पिता थे और इस बात को कोई नहीं ठुकरा सकता था। इसलिए मैंने अपने पति को माफ़ कर दिया और पुरानी ज़िंदगी को भूलने की पूरी कोशिश की। ये वही इंसान था जिसने मुझे बाजार में पहली बार देखा था और मुझे पाने के लिए उसने ये सब कुछ किया था। अब मैं उनके साथ ज़िंदगी तो गुजार रही हूँ, लेकिन फिर मैं शर्मिंदा होती हूँ कि उन जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं, जो सिर्फ दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, क्योंकि वो मेरी और अपने बेटे की खुशियों में ही अपनी खुशियाँ ढूंढते थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरा नाम कल्पना है। मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरी एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई रहता है। हम दोनों बहनें बड़ी थीं, इसीलिए हम अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। गरीबी के कारण हम दोनों बहनें तो पढ़ लिख नहीं सके, लेकिन हमने ठान लिया था कि हम अपने छोटे भाई को इतना पढ़ा लिखा देंगे कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, ताकि वो बड़ा होकर अपना भी ख्याल रख सके और हमारा भी। हमारे माता पिता दोनों ही हमें इस दुनिया से छोड़कर जा चुके हैं। हम तीनों भाई बहन ने अनाथों वाली ज़िंदगी गुजारी है। हम दोनों बहनें पढ़ी लिखी नहीं थीं, बस ऐसे ही छोटा मोटा कामकाज करके हम अपना गुजर बसर कर रहे थे। मेरी बड़ी दीदी बहुत शर्मीली थीं और वो हमेशा घर के कामों में ही लगी रहती थी, इसलिए वो घर से बाहर कम ही निकलती थी। माता पिता के इस दुनिया से जाने के बाद हमने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। रिश्तेदारों ने भी हम तीनों मासूम बहन भाई को कभी सहारा नहीं दिया और ना ही समझा। हम दोनों बहनों ने अपनी ज़िंदगी अपने बलबूते पर ही गुजारी है। मैं आज आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। हमारे जैसे शहर में मौजूद एक स्कूल की टीचर जो साइंस लैब में जब भी पढ़ाने जाती थी तो लैब में अंधेरा करके ही बच्चों को पढ़ाया करती थी। ये एक सच्ची कहानी है जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हम दोनों बहनें पढ़े लिखे तो नहीं थे, इसलिए हमने सोचा कि हम कोई नौकरी कर लेते हैं। हमें कोई अच्छी नौकरी भी नहीं मिल सकती थी क्योंकि हम एजुकेटेड नहीं थे। हम दोनों बहनों की काफ़ी उम्र हो चुकी थी। मेरी बड़ी दीदी सिलाई करती थी और मैं एक स्कूल में झाड़ू लगाने की नौकरी किया करती थी। इस स्कूल में मैंने अपने भाई को भी एडमिशन दिलवाया हुआ था, जहाँ पर मेरे काम करने की वजह से वहाँ के प्रिंसिपल मेरे भाई की फ़ीस में थोड़ी कमी कर दिया करते थे और फ़ीस अगर लेट भी हो जाया करती थी तो किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना होता था। जिस स्कूल में मैं काम किया करती थी वहाँ पर एक टीचर का बड़ा ज़ोर शोर था। वो टीचर सारे बच्चों को कमरा बंद करके ही पढ़ाया करती थी और हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि सारे ही बच्चों का रिज़ल्ट 80% ही आता था। सारा स्कूल ये बात सोच सोच कर परेशान रहता था कि आखिर ये टीचर ऐसा कौन सा तरीका अपनाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए कि बच्चों का रिज़ल्ट 80% ही आता है और बच्चे उस टीचर से काफ़ी इम्प्रेस भी रहते हैं। कहने को तो स्कूल का स्टाफ बहुत बड़ा था, लेकिन किसी को भी हकीकत के बारे में नहीं पता था कि आखिर स्कूल की साइंस वाली टीचर बच्चों को अंधेरे में पढ़ाती है तो उसकी वजह क्या है। स्कूल में लोगों का ये सब कुछ जानने के लिए इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। यहाँ तक कि स्कूल की प्रिंसिपल भी काफ़ी हैरान थी। फिर एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल ने फैसला किया कि वो इस सच्चाई का पता लगाना चाहती है। मुझे इस स्कूल में सफाई कर्मचारी की नौकरी करते हुए 8 साल हो गए थे। उसके हिसाब से मैं ही पूरे स्कूल की सबसे पुरानी कर्मचारी थी। इसीलिए स्कूल की प्रिंसिपल ने मुझे अपने पास बुलाया और उन्होंने मुझे ये सब जानने की जिम्मेदारी सौंपी। प्रिंसिपल का कहना था कि तुम अगर हमारा ये काम कर दोगी तो हम तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी रकम देंगे। साइंस वाली टीचर, जिनका नाम अमृता था,
स्कूल में सब उनको अमृता मैम कहकर पुकारते थे। ये टीचर प्रिंसिपल की जान पहचान की थी और काफ़ी एजड भी थी और बहुत गुस्से वाली थी, इसीलिए हर किसी का मिजाज उनसे नहीं मिलता था, लेकिन बच्चों को वो बहुत प्यार से पढ़ाया करती थी। मुझे याद है जब 8 साल पहले मैं इस स्कूल में काम करने के लिए आई थी तो तभी ये स्कूल नया नया बना था। उसके बाद ही मैं यहाँ पर सफाई कर्मचारी की नौकरी पर लगी थी और मेरे भाई को पढ़ते हुए भी यहाँ पर 7 साल हो गए हैं। जब मुझे यहाँ पर काम करते हुए 1 साल हो गया था, उसके बाद ही मैंने अपने भाई का यहाँ पर इस स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। पहले मेरा भाई सरकारी स्कूल में पढ़ता था, उसके बाद मैंने उसका एडमिशन इस स्कूल में करवाया था। ये कॉलेज हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर ही मौजूद है। जब मुझे ये जिम्मेदारी सौंप दी गई कि मुझे टीचर अमृता की राह से पर्दा उठाना है, तब फाइनल एग्ज़ाम्स करीब आ रहे थे और अगले ही साल मेरा भाई भी अमृता मैम से ही साइंस पढ़ने वाला था। मेरा इरादा भी यही था कि मैं अपने भाई से हकीकत जानकर स्कूल की प्रिंसिपल को सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैंने ये जिम्मेदारी सिर्फ पैसों के लालच में आकर ली थी और मेरा कोई गलत मकसद नहीं था, क्योंकि मेरे घर में पैसों की कमी थी, इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत भी बहुत थी। उसके लिए मैं ये काम करने के लिए तैयार हो गई थी। मैं नहीं जानती थी कि इस सच्चाई का पता कैसे लगाया जाएगा और मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर मुझे पता होता कि इस रात से पर्दा उठाने में मुझे इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और मेरी ज़िंदगी का सारा सुकून बर्बाद हो जाएगा, तो मैं हरगिज़ ये काम करने के लिए राज़ी नहीं होती। लेकिन अब जबकि मैं अपनी ये जिम्मेदारी पूरा करने के लिए प्रिंसिपल से वादा कर चुकी थी, तो वादे से फिरना मुझे फिर ठीक नहीं लगा और फिर मैंने इस काम से न जाने कितने स्टूडेंट की ज़िंदगी बचा दी, क्योंकि हर सुनने और देखने वाले को तो टीचर के बारे में जानकर सबसे पहले स्टूडेंट्स की ही फिक्र होती थी। और हैरत की बात तो ये थी कि किसी भी स्टूडेंट ने आज तक ना ही उनकी शिकायत की थी और ना ही कभी कोई स्टूडेंट पढ़ाने के इस अंदाज की वजह से कम नंबर से पास हुआ था या फिर फेल हुआ था। प्रिंसिपल को सच्चाई के बारे में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था कि आखिर इस तरह पढ़ाने की क्या वजह है। मैं बहुत बेचैनी से उस टाइम का इंतज़ार कर रही थी कि मेरा भाई अमृता मैम की लैब में चला जाए और मैं इससे हकीकत पूछ सकूं। आखिरकार वो दिन भी आ गया और मेरा भाई आज अमृता मैम की पहली क्लास लेने के लिए लैब में जाने वाला था और मुझे पूरी उम्मीद थी कि अमृता मैम कम से कम अपने स्टूडेंट को तो इस बारे में ज़रूर बताएंगी कि वो अंधेरे में क्यों पढ़ाती हैं। हमारा भाई हम दोनों बहनों से कोई भी बात नहीं छुपाता था, इसलिए मुझे इस बात का यकीन था कि वो मुझे हर हकीकत बता देगा और आज आखिरकार अमृता मैम के राज से पर्दा भी उठ जाएगा। आज भी रोज़ की तरह मैं स्कूल जाने के लिए जल्दी उठ गई थी और अपने भाई का फेवरेट नाश्ता बनाकर तैयार कर रही थी। हर रोज़ मैं अपने भाई को लेकर ही स्कूल जाया करती थी। अब तो वो काफ़ी बड़ा हो गया था, लेकिन बचपन से ही उसकी आदत थी। जब से उसका इस स्कूल में एडमिशन हुआ था, तब से ही हम दोनों भाई बहन एक साथ ही स्कूल जाया करते थे। वापसी में वो अपने दोस्तों के साथ घर आ जाता था और मैं स्कूल के सारे काम निपटाकर बाद में घर आती थी। मेरी बड़ी दीदी तो देर से सोकर उठती थी, इसलिए हम दोनों भाई बहन सुबह सवेरे अपने हाथ से नाश्ता तैयार करके स्कूल के लिए निकल जाते थे। मैं रोज़ की तरह नाश्ता बनाते टाइम उसको बार बार यही याद दिला रही थी कि वो जैसे ही क्लास में जाएगा और कमरे में अंधेरा होगा तो वो अमृता मैम से अंधेरे की वजह पूछेगा और मुझे वापस आकर वजह ज़रूर बताएगा। उसके बाद हम दोनों भाई बहन स्कूल में चले गए और मेरा भाई अपनी क्लास में चला गया और मैं छुट्टी का इंतज़ार करने लगी। मैं बहुत खुश थी। आज ही प्रिंसिपल को सारी सच्चाई बताकर पैसे हासिल कर लूँगी। प्रिंसिपल ने मुझे मुमांगी रकम देने का वादा किया था, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मुझे प्रिंसिपल से 10 लाख रुपए मांगने हैं। मेरा भाई रोज़ की तरह एक के बाद दूसरी क्लास लेता जा रहा था और आखिर में वो साइंस लैब में चला गया। मैं भी बहाने से लैब के अंदर गई कि शायद कुछ सुन सकूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं जान पाई थी और मुझे कुछ देर बाद उस कमरे से बाहर आना पड़ा। मुझे एक बात बहुत हैरत वाली लग रही थी और वो ये थी कि इस साइंस लैब के अंदर का नज़ारा। ये लैब एक ख़ास मैप के मुताबिक बनाई गई थी और प्रिंसिपल के पूछने के बावजूद भी अमृता मैम ने कभी भी इस मैप के मुताबिक लैब बनाने के राज से कभी पर्दाफाश नहीं किया था। अमृता मैम इस स्कूल के मालिक की जान पहचान की थी, इसलिए स्कूल के प्रिंसिपल कुछ ज़्यादा पूछताछ भी नहीं कर पाई थी। उसके बाद मेरा भाई जैसे ही लैब के बाहर आया, मैं फ़ौरन उसे घर ले गई
ताकि हकीकत मालूम कर सकूं। मैं सारे रास्ते बहुत खुश थी कि आज मुझे हकीकत का पता चल जाएगा और कल मुझे बड़ी रकम मिल जाएगी। लेकिन घर पहुंचते ही मेरी खुशी तब गायब हुई जब मेरे भाई ने मुझे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और वो यही कह रहा था कि हमें इसी तरह पढ़कर समझ आ रहा था और हमें अमृता मैम के इस तरह पढ़ाने का ये अंदाज़ बहुत पसंद आया और उन्होंने हमें अंधेरे में ही पढ़ाया। अब मैं उससे और कोई भी डिटेल लेना चाहती तो वो सामने से खामोश ही हो जाता था, कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं था। सारा दिन बार बार मैं उससे किसी न किसी बहाने से पूछती रही, लेकिन उसकी खामोशी नहीं टूटी। मेरी बड़ी बहन ने भी उससे पूछने की काफ़ी कोशिश की तो वो चुप ही रहा। अब मुझे बहुत परेशानी होने लगी थी कि कल मैं प्रिंसिपल को क्या जवाब दूंगी, क्योंकि वो तो कल मुझसे अमृता मैम की असलियत के बारे में ज़रूर पूछेंगी। न चाहते हुए भी अगले दिन मुझे स्कूल जाना पड़ा और जैसी उम्मीद थी मुझे वैसा ही हुआ। मेरे स्कूल जाते ही स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। मैं वहाँ पर गई और सारी हकीकत बताकर उनसे थोड़ा सा और टाइम मांगा ताकि मैं असलियत सबके सामने ला सकूं। उन्होंने कुछ भी बिना सोचे समझे मुझे थोड़ा और वक्त दे दिया। मैं काम करते हुए सोचती रही कि मैं आखिर किस तरह से असलियत का पता लगा सकूं। मैं सोचते हुए अमृता मैम के ऑफिस की सफाई कर रही थी। तब अमृता मैम के पास किसी का फ़ोन आया और वो फ़ोन पर बात करने लगी। मैंने आज से पहले उन्हें कभी भी किसी से फ़ोन पर इतनी लंबी बात करते हुए नहीं देखा था और ना कभी किसी से बातचीत करते हुए उन्हें इतना खुश देखा था। मैंने जानबूझकर अपने काम की रफ्तार कम कर दी और कान लगाकर मैं उनकी सारी बातें सुनना चाहती थी कि आखिर वो किससे बात कर रही हैं और फिर शायद मुझे उनके राज से पर्दा उठाने का कोई सबूत या रास्ता मिल जाए। फिर वही हुआ जो मैं चाहती थी और मुझे उनके फ़ोन पर बात करने की वजह से एक बेहतरीन रास्ता दिखाई दिया जिसकी मदद से मैं अमृता मैम की असलियत सामने ला सकती थी। ऐसा समझो कि उसकी कमज़ोरी मेरे हाथ में आ गई थी। अमृता मैम किसी से फ़ोन पर बातें करने में इतनी मगन थी कि उनका मुझ पर से ध्यान हट गया था और वो खुलकर फ़ोन पर बात कर रही थी। अमृता मैम ने कॉल पर बात करते हुए उस इंसान से कहा कि तुम्हें तो पता है मैं अपने दोस्तों के अलावा किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करती हूँ। जब से मेरे पति की मौत हुई है तब से तो तुम्हारे अलावा किसी और से बात नहीं होती, क्योंकि सब दोस्त किसी न किसी मतलब के लिए मेरे साथ थे। लेकिन एक तुम ही तो हो जो इतने सालों से मेरे कांटेक्ट में हो और बिना किसी मतलब के मुझसे बात करती हो। फिर कुछ देर बाद दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद अमृता मैम हंसते हुए कहने लगी कि हाँ, तभी तो लैब का राज सिर्फ तुम ही को मालूम है। ये राज तो मेरे पति को भी नहीं पता था, लेकिन तुम इतनी अच्छी दोस्त हो कि तुम्हारा हक बनता है कि मैं तुमसे अपनी हर पर्सनल बात शेयर किया करूं। ये सुनकर तो मैं चौंक गई थी कि इस राज के बारे में अमृता मैम के अलावा भी किसी को अगर पता था तो वो थी उनकी दोस्त। अब जो प्लान मेरे दिमाग में आया उस पर फोकस करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए था, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं इस तरीके से ज़रूर कामयाब हो जाऊंगी। सारी बातें मैं सुन चुकी थी। थोड़ी देर बाद ही अमृता मैम ने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। उसके बाद मैं फ़ौरन ही स्कूल से घर चली गई और अपनी बहन को जाकर सारी बात बता दी। मैंने अपनी बहन को इस प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा, तुम ऐसा करो, कल जब अमृता मैम स्कूल से अपने घर जाएंगी तो तुम मेरे स्कूल के बाहर आ जाना और किसी बहाने से अमृता मैम से बातचीत शुरू कर देना। इस तरह तुम उनके सामने बार बार आती रहना और 1 महीने बाद ही तुम उनकी अच्छी दोस्त बन जाओगी, जिससे वो अपना ये राज तुम्हें आसानी से बता देंगी। पहले मेरी बहन मुझे चौंक कर देखने लगी कि जो बात किसी को इतने साल में नहीं पता चल सकी वो 1 महीने में उनको कैसे पता चल जाएगी। लेकिन फिर मैंने उन्हें आज की सुनी हुई सारी बात बता दी कि अमृता मैम अपने दोस्तों से सारी बातें शेयर करती हैं और जब से उनके पति की मौत हुई है उसके बाद से तो वो अपने सारे दोस्तों को ख़ास तौर पर अपनी सारी बातें बताती हैं। मेरी बहन इस काम के लिए राज़ी हो गई थी और सारा दिन हम अलग अलग तरीके से सोचते रहते थे कि किस तरह से मेरी बहन अमृता मैम के सामने आए और उनका भरोसा जल्द से जल्द हासिल कर ले। अगले दिन प्लान के मुताबिक मेरी बहन स्कूल से कुछ दूरी पर ही खड़ी हो गई थी। जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई और कुछ देर बाद अमृता मैम अपने घर जाने के लिए स्कूल से बाहर निकली और वो रिक्शा में अपने घर जाने के लिए बैठ गई। मेरी बहन ने उनका पीछा किया और प्लान के मुताबिक मेरी बहन ने उनके घर पहुंचते ही उनसे बातचीत करने की कोशिश की। मेरी बहन ने पहले तो किसी अनजान इंसान का बहाना बनाकर उनसे उस इंसान का एड्रेस पूछा।
अमृता मैम अपने घर के दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस एड्रेस के बारे में नहीं पता ये कौन है और कहाँ पर रहता है। वो ये कहते हुए अपने घर का लॉक खोलने लगी। मेरी बहन ने कहा कि ये मेरे किसी रिश्तेदार का घर है। मैं यहाँ पर अनजान हूँ, इसीलिए अपने रिश्तेदार का घर तलाश कर रही हूँ। मुझे उनका घर नहीं मिल पा रहा। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मैं इस शहर में किसी को नहीं जानती। अपने रिश्तेदार का नंबर ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नंबर नहीं लग पा रहा। थोड़ी देर पहले जब मेरी अपने रिश्तेदार से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे इसी घर का एड्रेस दिया था, इसीलिए मैं यहाँ आकर खड़ी हो गई हूँ। अब मुझे उनका थोड़ी देर वेट करना होगा। उन्होंने कहा था कि वो मुझे 2 घंटे बाद आकर यहाँ इस घर के पास से ले जाएंगे। गर्मी बहुत तेज़ है और बाहर धूप भी बहुत ज़्यादा है। अब शायद मुझे यहीं आपके दरवाजे पर खड़े होकर ही इंतज़ार करना होगा। अमृता मैम कहने लगी, अगर आप चाहो तो मेरे घर में बैठकर इंतज़ार कर सकती हो। मेरी बहन ने उनको थैंक यू बोला और उनके घर के अंदर चली गई। अमृता मैम ने उन्हें बहुत इज्जत के साथ सोफे पर बैठने के लिए कहा। उसके बाद उन दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू होने लगा। अमृता मैम ने मेरी बहन से उनके बारे में पूछने की कोशिश की। मेरी बहन ने बताया कि मैं यहाँ इस शहर में पहली बार आई हूँ। यहाँ पर मेरे रिश्तेदार रहते हैं। मैं उनसे मिलने के लिए आई हूँ। हमारे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए हम अपने रिश्तेदारों से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। हमेशा फ़ोन पर बात होती रहती है, लेकिन पहली बार उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था। थोड़ी ही देर में वो मुझे यहाँ से आकर ले जाएंगे। अमृता मैम भी उसकी बात सुनकर एग्री हो गई थी। फिर मेरी बहन ने अमृता मैम से उनके बारे में पूछा कि आप क्या करती हो। उन्होंने बताया कि वो एक टीचर हैं और वो स्कूल में टीचिंग करती हैं। मेरी बहन ने पूछा कि आप किस सब्जेक्ट के टीचर हो, तो उन्होंने बताया कि मैं बच्चों को साइंस पढ़ाती हूँ। मैं साइंस की टीचर हूँ। मेरी बहन पहली बार ही घर से बाहर निकली थी। वो इस काम के लिए राज़ी नहीं हो रही थी, जबकि इस रकम से हमारे घर के काफ़ी हालात सुधर सकते थे, इसलिए उसने ये काम करने के लिए हामी भर ली थी। वह अमृता मैम के सामने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए उनसे ज़्यादा कुछ बात नहीं कर पाई। उसके थोड़ी ही देर बाद उसने बहाना बना दिया कि उसके रिश्तेदार का मैसेज आ गया है, वो उसे लेने के लिए बाहर आ गए हैं, इसलिए वो वहाँ से उठकर चली आई। मैंने अपनी बहन को बहुत समझाया कि तुम्हारे ऐसा करने पर हमारे घर के हालात सुधर जाएंगे और हमारे पास काफ़ी सारे पैसे भी आ जाएंगे। मेरी बहन समझ तो गई थी। अगले दिन जब फिर से अमृता मैम स्कूल से बाहर निकली तो मेरी बहन ने उनका दोबारा से पीछा किया, और जब अमृता मैम अपने घर जाने के लिए रिक्शा में बैठी और जब अपने घर जाने के बाद रिक्शा से उतरी तो उनके पास खुले हुए पैसे नहीं थे। वो इधर उधर किसी से पैसे चेंज करने की तलाश कर रही थी। तभी मौके पर मेरी बहन ने जाकर रिक्शे वाले को पैसे दे दिए। अमृता मैम ने मेरी बहन को शुक्रिया कहा और वो ज़बरदस्ती मेरी बहन को पैसे देने लगी। मेरी बहन ने कहा कि जब भी कभी आपके पास चेंज हो तब दे देना। अमृता मैम ने मेरी बहन से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदारों का घर मिल गया। मेरी बहन ने कहा कि हाँ, मैं अपने मामा के यहाँ पर इसी शहर में ठहरी हुई हूँ। अभी यहाँ पर कुछ दिन और रुकूंगी। इसी तरह से उन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। अमृता मैम आज फिर मेरी बहन को अपने घर ले गईं और दोनों ने आपस में बैठकर खूब सारी बातचीत की। उसी दौरान मेरी बहन ने कहा कि आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं, लेकिन इस शहर में मैं अपने मामा के अलावा किसी को नहीं जानती। यहाँ आते ही मेरी पहली मुलाकात आपसे हुई थी, इसलिए मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लगा। क्या हम दोनों आपस में एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं? अमृता मैम मुस्कुराकर कहने लगी, वैसे तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, लेकिन तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। हाँ, मैं तुम्हें अपनी दोस्त बना सकती हूँ, क्योंकि रिश्तों में फ़र्क आ जाता है, लेकिन दोस्तों में कभी फ़र्क नहीं आता। इसी तरह से ये दोनों आपस में रोज़ किसी न किसी बहाने से मिलने लगी। अमृता मैम मेरी बहन से काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। अब हर दूसरे तीसरे दिन मेरी बहन बहाने बहाने से उनके घर जाती रहती थी। उन दोनों के बीच अच्छी बातचीत शुरू हो गई थी। एक दिन मेरी बहन ने बहाने से अमृता मैम से कहा कि मेरे मामा का बेटा इसी शहर के एक स्कूल में पढ़ता है, जहाँ पर स्कूल की टीचर क्लास में अंधेरा करने के बाद ही बच्चों को पढ़ाती है। साथ ही मेरी बहन ने उनसे पूछा कि आपका क्या ख्याल है, आखिर वो ऐसा क्यों करती होगी? आप भी एक टीचर हो, शायद आपको इसका एक्सपीरियंस हो। हमारा प्लान ये था कि अमृता मैम खुद अपने बारे में बताए कि वो वही टीचर है जो अंधेरा करके बच्चों को पढ़ाती है।
मेरी बहन की बात के जवाब में अमृता मैम सिर्फ मुस्कुराई और उन्होंने बात बदल दी। अगले कुछ दिन मेरी बहन बहाने बहाने से अंधेरे में पढ़ाने वाली टीचर का बार बार जिक्र करने लगी और फिर एक दिन अमृता मैम ने इस रात से पर्दा उठा ही दिया। एक दिन शाम के टाइम मेरी बहन और अमृता मैम एक साथ मार्केट चली गईं और मार्केट में ही उन दोनों ने रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ खाने का प्रोग्राम बनाया। वो दोनों आपस में बैठकर बातें कर रही थीं। तभी अचानक अमृता मैम ने कहा कि क्या मैं तुम्हें उस अंधेरे में पढ़ाने वाली बात के बारे में बताऊं? मेरी बहन ये बात सुनकर बहुत खुश हुई कि आखिर इतनी मेहनत के बाद आज रात से पर्दा उठने ही वाला था, क्योंकि उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। तो अमृता मैम कहने लगी कि दरअसल मैं ही वो टीचर हूँ जिसके पास तुम्हारे मामा का बेटा पढ़ता है। हालांकि मेरी बहन ये बात जानती थी, लेकिन उसने इस बात को सुनकर हैरानी वाले रिएक्शन दिए। फिर अमृता मैम कहने लगी कि दरअसल जब ये स्कूल बना था, जो स्कूल के ओनर हैं वो मेरे रिश्तेदार भी थे। मैंने उनसे बात की कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा स्कूल फेमस हो जाए और सब इस स्कूल में आना चाहें। जाहिर है बाकी के जितने भी स्कूल हैं वो बहुत पुराने थे और उनका बहुत नाम था, इसलिए हम दोनों ने फैसला किया कि हम कुछ ऐसा अनोखा करेंगे। और फिर ओनर ने मुझे कॉलेज में हायर कर लिया। मैंने एक अनोखे तरीके से लैब बनवाई, क्योंकि मैंने बाहर दूसरे देश में जहाँ पर पढ़ाई करी थी वहाँ पर देखी थी। ये लैब एक बहुत बड़े कमरे पर बनवाई गई थी और इस बड़े से कमरे के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कमरे भी बने हुए थे, लेकिन इन कमरों की दीवारें लकड़ी से बनी हुई थी और छत नहीं थी, बल्कि चारों तरफ से वो कमरा बंद हो जाता था लेकिन छत से खुला रहता था। इस बड़े कमरे में ऐसे छोटे छोटे लगभग 8 कमरे थे और हर एक छोटे कमरे में लैब का हर ज़रूरी सामान मौजूद था। अमृता मैम ने बताया कि ऐसी लैब बनवाने का मकसद ये था कि ऐसी अनोखी लैब की वजह से लोग इससे इम्प्रेस होने लगेंगे, और कुछ लोग इम्प्रेस भी हुए थे और अगले कुछ ही सालों में काफ़ी एडमिशन हुए थे। जब लैब का टाइम होता तो अमृता मैम हर एक कमरे में 4 से 5 टीचर्स को भेज देती थी और इस तरह से एक ही टाइम में कम से कम 30 से 40 बच्चों पर एक साथ क्लास की लैब हो जाती थी। फिर अमृता मैम हर एक लैब के अंदर जाती और बच्चों को बताती कि उन्होंने आज क्या टास्क परफॉर्म करना है। हर बार वो बच्चों को अलग अलग ग्रुप बनाकर बच्चों को कमरे में भेजती और सबको अलग तरह के टाइम पर पूरा करने के लिए एक एक टास्क दे देती, जिसकी वजह से उन सबको आपस में बात करने का मौका नहीं मिलता था और सबका ध्यान लैब में होता और सबका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता था। 2-3 साल तो इस लैब की वजह से काफ़ी एडमिशन हुए, लेकिन इसके बाद फिर एडमिशन की तादाद कम होने लगी थी। फेमस होने के लिए एक और काम किया गया और वो ये कि अमृता मैम ने अब लैब में अंधेरा करना शुरू कर दिया। ऐसा लगता था जैसे लैब में अंधेरा है, लेकिन दरअसल छोटे कमरों में बिजली मौजूद होती थी। साथ ही अमृता मैम बच्चों से वादा लेती कि इस रोशनी और अंधेरे के बारे में किसी को नहीं बताओगे और तुमसे जो भी पूछे उससे यही कहोगे कि हमें इसी तरह से समझ आता है। अमृता मैम हमें इसी तरह पढ़ाती हैं। वो बच्चों से कहती थी कि तुम अगर सबको बता दोगे कि कमरे में रोशनी होती है तो मैं बीच सेशन में ही पढ़ाना छोड़ दूंगी और तुम सब लोग फेल हो जाओगे। इसका मतलब ये था कि अमृता मैम झूठ बोलती थी कि वो अंधेरे में बच्चों को पढ़ाती हैं और बच्चे भी झूठ बोलते थे कि वो बच्चे क्लास में अंधेरा हो जाने के बाद पढ़ते हैं और उन्हें बहुत मज़ा आता है। ये बात तो ठीक है कि बच्चों को जब अमृता मैम अलग अलग तरह से टास्क देती थी तो उन्हें पढ़ने में बहुत मज़ा आता था और बच्चों को अमृता मैम के साथ पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए कोई भी बच्चा नहीं चाहता था कि अमृता मैम के अलावा और कोई टीचर आए। इसी तरह से बच्चों को पढ़ने में बहुत मज़ा आता था और उनके नंबर बहुत अच्छे आते थे और बच्चे उनसे इस बारे में किसी को ना बताने का वादा कर लिया करते थे। और अमृता मैम ने स्कूल के प्रिंसिपल तक को ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि ये राज सिर्फ बच्चे, अमृता मैम और स्कूल के ओनर के बीच ही था। प्रिंसिपल को भी ये बात इसीलिए नहीं बताई गई थी क्योंकि कहीं वो ये राज किसी दूसरे स्कूल में न बेच दे। इसी तरह धीरे धीरे ये बात फैलना शुरू हो गई कि स्कूल की टीचर अंधेरे कमरे में पढ़ाती है और लोग हैरत के मारे अपने बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन दिलवाते रहे ताकि असलियत जान सकें। लेकिन आज तक किसी भी स्टूडेंट ने अपने मुंह से असलियत किसी को भी नहीं बताई और अब बाकी स्कूल के बंद हो जाने के बाद यहाँ के एडमिशन की तादाद 2 गुना बढ़ गई थी। मेरी बहन ये जानकर दंग रह गई थी और उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से घर पहुँची और आकर उसने मुझे सारी सच्चाई बताई।
हम लोग हैरान रह गए थे कि सिर्फ फेमस होने के लिए कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि बच्चों से वादा ले और उन्हें ना पढ़ाने की धमकी दे और उन्हें सच्चाई बताने से रोके। खैर, मैं अगले दिन स्कूल गई और प्रिंसिपल को सारी सच्चाई बता दी थी। तब मुझे पता चला कि स्कूल की प्रिंसिपल ने ये सब बात जानने का जिम्मा मुझे नए हेड की वजह से दिया था। स्कूल के ऑनर की मौत हो चुकी थी, जिन्होंने अमृता मैम का साथ दिया था, और नए ओनर इस बारे में जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी। मेरे सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि सफाई करने के लिए सारे क्लासेस में जाने की परमिशन सिर्फ मुझे ही थी। उसी दिन प्रिंसिपल ने मुझे 10 लाख रुपए का चेक दे दिया था और उन्होंने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया, और अब मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन उसके बाद मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ, इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो दिन तो जैसे तैसे गुजर गया था, लेकिन जब अगले दिन मैं स्कूल गई तो वापसी में मेरा भाई खामोश था। मैं उससे बात करने की कोशिश करती रही, लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रहा था। उसका मूड कुछ बदला बदला सा लग रहा था। मैंने और मेरी बहन ने उससे बात करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो हम दोनों बहनों से ही नाराज़ हो गया था। हमें लगा शायद वो थक गया है, थकान की वजह से खामोश है। लेकिन जब रात तक वो ऐसे ही खामोश रहा तो मैंने और मेरी बहन ने उससे पूछा कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम हम दोनों से बात क्यों नहीं कर रहे हो। तब उसने शिकायत के अंदाज में जो हकीकत हमें बताई, उसको सुनकर तो हमारे सर पर आसमान ही टूट पड़ा था। उसने कहा कि कल स्कूल की प्रिंसिपल ने अमृता मैम से बात करके उन्हें शाबाशी दी थी कि उनकी वजह से स्कूल का कितना नाम हुआ है। अब अमृता मैम नॉर्मल तरीके से पढ़ाएंगी, क्योंकि अब हर साल काफ़ी एडमिशन होते हैं, और वो एडमिशन अब किसी पूछताछ की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए होते हैं कि स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से होती है। तब अमृता मैम को बहुत धक्का लगा कि आखिर उनका वादा किसने तोड़ा और उनका राज किसने प्रिंसिपल को बता दिया। तब उन्होंने प्रिंसिपल से पूछा और प्रिंसिपल ने बता दिया कि हमें यह हकीकत स्कूल की सफाई कर्मचारी कल्पना ने बताई है, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता था कि मैंने किस तरह से हकीकत का पता लगाया है, और शायद ये भी नहीं जानती होगी कि मेरा भाई उसी क्लास में पढ़ता है। लेकिन अमृता मैम को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि मेरा भाई उनकी क्लास में पढ़ता है। उसके बाद उनको मेरे भाई पर शक हो गया कि इसी ने मेरा वादा तोड़ा होगा और इसने ही अपनी बहन को इस राज के बारे में बताया होगा। इसके बाद इसकी बहन ने प्रिंसिपल को सारी सच्चाई बता दी। उन्होंने मेरे भाई से कहा कि तुमने वादा तोड़ा है, इसलिए अब मैं तुम्हें अपनी क्लास में नहीं पढ़ाऊंगी, चाहे तुम फेल ही क्यों ना हो जाओ। इसलिए मेरा भाई इस कदर उदास था, क्योंकि साइंस उसे कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन अमृता मैम के पढ़ाने के अंदाज से उसको सब कुछ समझ आ रहा था। उसको डर था कि अब वो फेल हो जाएगा, और वो इसी बात का गुस्सा हम दोनों बहनों पर निकाल रहा था। मुझे प्रिंसिपल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने मेरा नाम इस्तेमाल किया था। अगले दिन मैंने प्रिंसिपल को इस बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारा भाई भी उसी क्लास का स्टूडेंट है और उसे इस तरह का नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि वो अमृता मैम से इस बारे में ज़रूर बात करेंगी। उन्होंने अमृता मैम को बुलाकर उनसे बात की तो उनको गुस्सा आ गया और वो कहने लगी कि जब एक बच्चे ने भरोसा तोड़ा है तो उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए, वरना वो रिज़ाइन दे देंगी। उस टाइम उनका स्कूल छोड़कर जाना तो प्रिंसिपल अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने इस मामले में अपने हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि वो एक बच्चे के फ्यूचर के लिए सारे स्कूल के बच्चों का फ्यूचर दांव पर नहीं लगा सकती थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि अब क्या होगा। स्कूल ख़त्म होने के बाद हम घर पर गए तो मैंने अपनी बहन को सब कुछ सच सच बता दिया। मेरी बहन ने कहा कि हमें अमृता मैम को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए, फिर शायद हमारे भाई का फ्यूचर तबाह न हो। उसी दिन शाम के टाइम हम दोनों बहनें अमृता मैम के घर चले गए। मुझे अपनी दोस्त के साथ देखकर अमृता मैम हैरान रह गई थी, और जब उन्हें पता चला कि ये मेरी बहन है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मेरी बहन ने धीरे धीरे हम दोनों के प्लान के बारे में उनको सब कुछ बता दिया, ताकि वो इसका कसूरवार हमारे भाई को न समझें, क्योंकि इसमें हमारे भाई की कोई गलती नहीं थी, बल्कि उसने आपका कोई वादा नहीं तोड़ा था। हम ये सच्चाई जानना चाहते थे, इसलिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा। पर अमृता मैम ये सब सुनकर सदमे की हालत में आ गई थी, और फिर वो कहने लगी कि पहले तो शायद मैं इस बच्चे को माफ़ कर देती, लेकिन अब तुम दोनों को माफ़ नहीं करूँगी, और तुम दोनों की गलती की सज़ा तुम्हारे भाई को मिलकर ही रहेगी, क्योंकि तुमने मेरा राज फाश कर दिया और मेरा दोस्ती पर से भी यकीन तोड़ दिया।
मेरी बहन ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। मजबूरन हमें उनके घर से वापस आना पड़ा। 1 हफ्ते तक हमारा भाई बहुत परेशान रहा, लेकिन 1 हफ्ते बाद अचानक ही एक दिन वो बहुत खुश होकर स्कूल से घर आया और उसने बताया कि आज अमृता मैम ने मुझे न सिर्फ लैब में बुलाया, बल्कि कुछ नया पढ़ाने के बजाय इस हफ्ते मेरे बिना जो भी क्लासेस हुई थी वो चीज़ें दोबारा से करवाईं, और आज उन्होंने लैब में अंधेरा भी नहीं किया और सबसे माफ़ी मांगी कि उन्होंने बच्चों से वादा लिया और हमसे कहा कि अब तुम लोगों को किसी से भी कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं। मैं ये सुनकर बहुत हैरान हुई थी। ये सारी बातें मेरी बहन भी सुन रही थी, लेकिन वो ये सब कुछ सुनकर हैरान होने के बजाय मुस्कुरा रही थी। मुझे बड़ी हैरत हुई और मैंने उनसे कहा कि वो मुस्कुरा क्यों रही हैं। तब उन्होंने बताया कि अमृता मैम के घर से आकर 2 दिन बाद उन्हें याद आया कि एक बार अमृता मैम ने उनके फ़ोन से अपने किसी पुराने दोस्त को फ़ोन किया था और बताया था कि जिसे उन्होंने फ़ोन पर बात की है वो उनकी अकेली ऐसी दोस्त है जिसको वो सबसे ज़्यादा अहमियत देती है, और उन्हें भी लैब का राज पता है।